हेलो बच्चों। आज का जो टॉपिक होने वाला है, जैसे अगर मैं आपसे बात करूं और तो आज का टॉपिक है टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जैसे आप जानते हैं कि पिछले टॉपिक में ना हमने बात करी थी, वो थी ये कि अगर आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है, डाइपोल मोमेंट क्या है, और इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ऑन द डिफरेंट पॉइंट ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल, लाइक उसके मिड पॉइंट पे क्या होगा, एक्सिस पे क्या होगा और इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या होगा। दैट इज द थिंग व्हाट वी हैव डिस्कस एट द लास्ट टाइम। क्लियर है? ये सारी वो बातें थी जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस करी थी, बट टुडे दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द बोर्ड पर्पज एंड बोर्ड पर्पज एंड द नीट एग्जामिनेशन, जेई एग्जामिनेशन, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दैट इज़ अ टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इसका कहने का मतलब ये है मेरे बच्चों, पहले टॉपिक का एक्चुअल मीन समझें। तो ये कहना चाह रहे हैं मेरे बच्चों कि जब भी हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को, लाइक अगर आपके पास में कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है लाइक दिस, आप जानते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। आई होप मुझे सभी को, मैं ये मान के चल रहा हूँ सभी को ये तो पता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करें तो जस्ट लाइक आपके पास में ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है बच्चा, और यहाँ पर आ गया आपका नेगेटिव चार्ज, और ये सेपरेटेड है एक स्मॉल डिस्टेंस किससे, 2a से, ठीक है। तो ये क्या मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, इलेक्ट्रिक डाइपोल कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं होता, बट इट्स अ काइंड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ चार्ज। इस अरेंजमेंट में दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस होते हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होता है बट साइन वाइज अलग होते हैं, और दोनों के बीच का जो सेपरेशन हम लेते हैं वो एक छोटा डिस्टेंस होता है, बट डिनोट करा जाता है वो 2a से। सो अब हमने यहाँ पे क्या है, अगर हम इस डाइपोल को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, अभी तक तो ये खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा था, जैसे कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस करा कि इसके मिड पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसके एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा यहाँ पे, या फिर इसके इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। दैट इज़ अ थिंग बट वी हैव डिस्कस एट द लास्ट टाइम। ये वो चीज़ें थी जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस करी। बट आज जो हम बात करने वाले हैं बच्चा, वो है कि अगर इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर हम यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो क्या होने वाला है, या नॉन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो क्या होने वाला है। ठीक है, समझ आ रही बात? सो दैट इज़ अ थिंग, और ये हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं, देखते हैं क्या हमारा आज का इसका कंसेप्ट होने वाला है। ठीक है बच्चा, ओके। सो देखते हैं आज का कंसेप्ट। ओके, सो सबसे पहले हमने एक ड्रॉ कर लिया है, दैट इज़ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, दिस इज़ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड व्हाट आई एम ड्राइंग ओवर हियर। सो ये आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैंने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रख दिया है, लाइक दिस इज़ अ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये मैंने इलेक्ट्रिक डाइपोल रख दिया मेरे बच्चों, दिस इज़ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रख दिया। अब आप ये बताइए, ये जो मेरा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बना हुआ है, ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा यहाँ पे बना हुआ है, इसकी डायरेक्शन क्या है, इस साइड से इस वाली साइड से इस वाली साइड में। तो इस वाली साइड में क्या होगा, इसका एक्सटर्नल पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे सेटअप होगा, तभी तो आपको पढ़ रखा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है बताइए। और इस साइड में क्या होगा, नेगेटिव चार्ज सेटअप होगा। अब आपको पता है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। अब हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल सेटअप कर दिया। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल जब सेटअप कर दिया तो इस साइड में हमने क्या ले लिया, प्लस क्यू चार्ज, इस साइड में क्या ले लिया, मान लो हमने माइनस क्यू चार्ज। दोनों के बीच की डिस्टेंस हमने कितनी ले ली मेरे बच्चों, 2a, दैट इज द डिस्टेंस 2a। समझ आ रही बात? दिस इज द मिड पॉइंट, ये हमारा मिड पॉइंट हो गया। मिड पॉइंट से ऊपर की डिस्टेंस है, मिड पॉइंट से नीचे की डिस्टेंस है। सबसे पहली बात, अच्छा आप ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि ऊपर ही पॉजिटिव लेना है, आप क्या कर सकते हैं, नीचे भी निगेटिव ले सकते हैं। समझ आ रही बात? जहाँ पे नीचे वाली साइड में जहाँ पे आपका ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे आप निगेटिव चार्ज भी ले सकते हैं। यहाँ पे जहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, आपकी मर्जी है जैसा आप करना चाहें। समझ आ रही बात? तो अगर आप यहाँ पे क्या है, माइनस क्यू भी लिख सकते हो और यहाँ पर आप प्लस क्यू भी लिख सकते हैं। ऐसा कोई बात नहीं कि ऊपर नेगेटिव लेना है नीचे पॉजिटिव, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो मैं यहाँ इसी केस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं अगर हम, तो आप सभी को पता होगा मेरे बच्चों, जैसे कि हम जानते हैं यहाँ पे अगर इधर नेगेटिव चार्ज है इधर पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे एक और क्वांटिटी होती है जिसका नाम होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं बच्चों, पी से। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 2qa। लास्ट टाइम मैंने इसके ऊपर एक बड़ा सा वीडियो बनाया है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता क्या है, इसकी डायरेक्शन क्या होती है, आपको बता देता हूँ। इसकी वैल्यू जो होती है, डाइपोल मोमेंट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, और ये कैसे फॉर्म्ड होती है, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ वन चार्ज एंड टोटल डिस्टेंस बिटवीन दैम। मतलब एक चार्ज कितना है, कोई सा भी अगर डाइपोल का कोई सा भी एक चार्ज उठाओगे तो क्यों है, और पूरे डाइपोल की जो टोटल डिस्टेंस है वो 2 है, 2a है, तो कितना हो गया, 2qa हो गया। और इसको हम p से नोट करते हैं, और इसकी जो डायरेक्शन होती है दैट इज़ अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आप यहाँ पे डायरेक्शन देखेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल में, अगर डायरेक्शन देखेंगे, लाइक अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल में डाइपोल सेटअप करूँ, इधर पॉजिटिव चार्ज है इधर नेगेटिव चार्ज है, तो डाइपोल की जो डायरेक्शन होगी, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होगी दैट इज़ नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये हमारी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हुई, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है मेरे बच्चों, पॉजिटिव टू नेगेटिव। दैट इज़ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज़ द डायरेक्शन ऑफ
इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, ये सारी बातें हमें पता होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पर अगर हमारा नेगेटिव चार्ज है, इस साइड में पॉजिटिव चार्ज है मेरे बच्चों, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कुछ ये होगी, जैसे कि आप देख रहे हैं, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी मीन पी की डायरेक्शन हमारी ये जा रही है और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहा है। क्या दोनों के बीच में कुछ एंगल दिख रहा है? ऑब्वियसली एंगल बन रहा है, दैट एंगल इज थीटा। हमने यहाँ पे दोनों के बीच में एक एंगल ले लिया, दैट एंगल इज थीटा। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड देखें आप, इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में जा रहा है? इधर। और डाइपोल मोमेंट कैसे जा रहा है? ऊपर की तरफ। तो दोनों के बीच में एक एंगल बन रहा है, दैट एंगल इज थीटा। समझ रहे हैं ना? ओके, अब बात आती है मेरे बच्चों, इन पे फोर्स कैसा लग रहा होगा। फोर्स की अगर मैं बात करूँ, आप अगर यहाँ पे फोर्स देखेंगे तो फोर्स अगर आप देखें यहाँ पे, फोर्स का अगर हम डिस्कस करें, फोर्स किस डायरेक्शन में इसका बन रहा होगा करके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये अगर मैं यहाँ पे अगर सेटअप करूँ, इस नेगेटिव चार्ज पे किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा। अगर ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी तरफ, अब ये है कैसा नेगेटिव, तो किसकी तरफ अट्रैक्शन करने की कोशिश कर रहा होगा? ये इस पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्शन करने की कोशिश कर रहा होगा कि नहीं? इस डायरेक्शन में इस पर एक फोर्स लग रहा होगा। और इस निगेटिव वाले पे किस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा होगा? इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा होगा। कुछ सोचो, लग रहा है कि नहीं भाई? निगेटिव वाले में पॉजिटिव वाले की तरफ और पॉजिटिव वाले पे निगेटिव वाले की तरफ एक फोर्स लग रहा है। अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो जनरल फॉर्मूला आपको पता है वो है E=F/Q। समझ आ रही बात? फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट चार्ज। ये है आपका किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरल फॉर्मूला E=F/Q। अगर मैं फोर्स को यहाँ पे सब्जेक्ट बनाऊँ तो फोर्स को सब्जेक्ट बना के ये कितना हो जाएगा? EQ। समझ आ रही बात? दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इलेक्ट्रिक फोर्स व्हेनेवर द चार्ज आर प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कोई भी चार्ज किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, मान लो ये कोई मेरा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, मेरे बच्चों से ध्यान रखना, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E है। मैं अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई Q चार्ज रख देता हूं तो ऑब्वियसली ये Q चार्ज या तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट सेम डायरेक्शन में जाएगा या अपोजिट डायरेक्शन में। ये ध्यान रखना। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इधर क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होगा, और इधर क्या होगा मेरे बच्चों? पॉजिटिव चार्ज होगा कि नहीं? ऐसे ही होगा। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो किस डायरेक्शन में भागेगा? नेगेटिव वाले की डायरेक्शन में भागेगा। अब ये किस फोर्स से भाग रहा होगा? इसके ऊपर लगने, अगर ये E इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसका चार्ज Q है, तो इस पर लगने वाले फोर्स की वैल्यू कितनी है? EQ। वहीं पर अगर मैंने कितना ले लिया? -Q चार्ज ले लिया, तो ये किस डायरेक्शन में मूव करेगा बताइए? इस नेगेटिव वाली साइड से तो रिपल करेगा। कौन सी वाली नेगेटिव साइड है? इससे तो रिपल करेगा। किसकी तरफ को भागेगा? इस पॉजिटिव वाली की साइड को भागेगा। तो इस पर लगने वाले फोर्स का अमाउंट भी सेम होगा, बट डायरेक्शन चेंज हो गई होगी। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखें, जैसे मैंने आपको यहाँ पर शो कर रखा है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको शो कर रखा है, ये आप अगर देखें इधर, ये इधर हमारा ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो गया, नीचे नेगेटिव चार्ज हो गया। तो इस नेगेटिव पे किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है आपको मैंने दिखा दिया। इस नेगेटिव पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा, ये दिस द डायरेक्शन, ये डायरेक्शन हो गई आपकी किस पर? नेगेटिव पे चार्ज लगने वाली, पॉजिटिव पे चार्ज लगने वाली की डायरेक्शन ये हो गई कि नहीं? ये दोनों पे डायरेक्शन हो गई। अब बात आती है कि हमें इसके ऊपर लगने वाले फोर्स का अमाउंट कितना होगा। तो अगर हम इसके फोर्स की अमाउंट की बात करें तो फोर्स जो लग रहा है इन पे, तो इस पे लगने वाला फोर्स कितना होगा? F=QE। इस पे इतना लग रहा है, F=QE। और ऊपर वाले की बात करें तो उस पर भी F=QE। ऐसा क्यों लग रहा है? दोनों पे QE फोर्स क्यों लग रहा है मेरे बच्चे? क्योंकि दोनों का अमाउंट जो है चार्ज का वो सेम है, ऊपर भी क्यों नीचे भी क्यों? दोनों सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें। क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है? ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जो हर कहीं पर सेम मैग्नीट्यूड का हो। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E है, नीचे भी है। तो इस डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स कितना हो गया? QE। इस डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स कितना हो गया? QE। दोनों एक दूसरे के अपोजिट। अब आप ये बताइए, मेरा ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है मेरे बच्चों B। इस डायरेक्शन में लगने वाला जो फोर्स है दैट इज़ QE। इस डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स जो है QE। दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। जब दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं तो क्या होगा? क्या ये घूमेगा ऐसा या फिर नहीं घूमेगा? आप बताइए, खुद सोच के बताइए। क्या ये घूम पाएगा या नहीं घूम पाएगा? क्या ये ऐसे घूम पाएगा या नहीं घूम पाएगा? आप बताइए, क्या ये ऐसे घूम पाएगा या नहीं घूम पाएगा? तो आंसर आता है यस, हाँ घूम पाएगा सर। आप खुद सोचो, अगर आपके पास में ये कोई पेन है, इस पेन पे अगर एक इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा हो, दूसरा इस डायरेक्शन में फोर्स लगा हो, तो ये पेन ऐसे करके रोटेट होगी। सिंपल सी बात है। और जब ये ऐसे करके रोटेट हो रही है तो आप खुद सोचिए कि इसका, अब इसी रोटेशन को तो क्या बोला जाता है? टॉर्क। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी पॉइंट को सेंटर मान के अगर उस पॉइंट के चारों तरफ घूमना स्टार्ट कर दे तो उसी का नाम क्या है? टॉर्क। तो torque is nothing but a kind of rotation of any body if a body is rotate taking a center to any point। अगर किसी भी पॉइंट को सेंटर मान के अगर बॉडी उस पॉइंट के चारों तरफ घूमना स्टार्ट कर दे, रोटेशन करना स्टार्ट कर दे, तो इस फिनोमेना को ही हम टॉर्क बोलते हैं।
तो टॉर्क इज द फिनोमिना इन विच अ बॉडी इज रोटेट टेकिंग अ सेंटर एट एनी पॉइंट ऑन द बॉडी, है ना। पॉइंट बॉडी के किसी भी पॉइंट को सेंटर मान के अगर बॉडी रोटेट कर रही है उस पॉइंट के अबाउट, तो वो क्या कहलाता है, उसका टॉर्क कहलाता है। क्लियर है यहाँ तक? अब बात आती है यहाँ तक, तो हमें पता लग गया टॉर्क क्या होता है, इतनी बात तो सभी को क्लियर हो गई होगी, टॉर्क का केस क्या हो गया। अब बात आती है ना मेरे बच्चों, यहाँ से हम आगे का केस पढ़ते हैं। अब हमारा टॉर्क यहाँ तक क्लियर हो गया, तो अब हमें क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, मैं आपको बताता हूँ। टॉर्क हमें पता चल गया, अब हमें आना चाहिए कि टॉर्क एक्सपीरियंस हो गया, एक्सपीरियंस हो गया। अब उसका डेरिवेशन में निकालना है, फॉर्मूला क्या होगा। तो टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है ना मेरे बच्चे, जैसे कि एक फोर्स ये लग रहा है, देख रहे हैं आप, एक फोर्स ये लग रहा है, तो ये फोर्स आपका ये हो गया, ये फोर्स लग रहा है। इस फोर्स से जिस पॉइंट के अबाउट ये घूम रहे हैं, किस पॉइंट के अबाउट घूम रहे हैं मेरे बच्चों, बताइए किस पॉइंट के अबाउट घूम रहा है, दिस इज द पॉइंट, ये सेंटर के अबाउट ही तो घूम रहा है, सेंटर के अबाउट घूम रहे हैं। तो इस पॉइंट से यहाँ तक की ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, एक वन फोर्स कोई सा भी ये वाला फोर्स, और इस फोर्स से इस जिसके पॉइंट के भी अबाउट ये घूम रहे हैं उस पॉइंट तक की क्या मेरे बच्चों ध्यान रखना, उस पॉइंट तक की क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इस पॉइंट तक की अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर मैं देखूं, जहां से जहां हम पे फोर्स लग रहा है, जैसे आप अगर देखें तो यहाँ पे इस पॉइंट के अबाउट आप घूम रहे हैं, यहाँ पे आपका फोर्स लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है ना। तो जो आपका टॉर्क का फॉर्मूला होता है, जो क्लास 11th में बहुत सारे बच्चों ने हो सकता है अच्छे से नहीं पढ़ा हो, तो होता क्या है मेरे बच्चों, इस जहाँ से फोर्स लग रहा है और जिस पॉइंट के अबाउट हमारा टॉर्क है उस पॉइंट तक के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे टॉर्क में आती है। तो ध्यान रखना, फोर्स मल्टीप्लाई बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, समझ आ रही बात। परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी अबाउट अ पॉइंट ऑन विच वी आर रोटेट, जिस पॉइंट के अबाउट हम रोटेट कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो इस डायरेक्शन में भी एक फोर्स लग रहा है, आप देखेंगे इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गई क्या नहीं। तो हमें एक तो ये वाली डिस्टेंस चाहिए होगी ए बी, और एक हमें चाहिए होगी सी डी, समझ आ रही बात। पर इसको इतना कॉम्प्लिकेट ना करके मैं आपको एक इजी कंडीशन में बता रहा हूँ, वो आप आगे तक याद रखिएगा फॉर्मूला। क्योंकि आप अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप नीट जेई की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको बस फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत है। फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ क्या फॉर्मूला याद रखना है। तो टॉर्क का जो फॉर्मूला याद रखेंगे आप, टॉर्क एक्सपीरियंस हो गया सबसे पहली बात। तो टॉर्क का आपका फॉर्मूला क्या रखना, टॉर्क इक्वल टू वन फोर्स मल्टीप्लाई बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दी फोर्सेस, ठीक है, ओके। अब मेरा क्या मतलब, फॉर्मूला याद रखिएगा, वन फोर्स मल्टीप्लाई बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दी फोर्सेस। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो कितने फोर्स लग रहे हैं, दो फोर्स लग रहे हैं, आप खुद बताएंगे। एक तो यहाँ पे लग रहा है, अगर मैं पॉइंट लेट करूँ, तो अगर मैं इस वाले पॉइंट को मेरे बच्चों ए लेट कर लूँ, या इस वाले पॉइंट को मैं लेट कर लेता हूँ ए पॉइंट, इस वाले पॉइंट को लेट कर लेता हूँ बी पॉइंट, समझ आ रही मेरे बच्चों। और यहाँ पे दोनों फोर्सों के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रही है, ये समझ रहे ना, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनी है, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को लेट कर लेता हूँ इस पॉइंट को मैं सी, समझ आ रही बात, क्या लेट कर लिया मैंने सी। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो आपको सिमिलरली क्लियर हो गई होगी, क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आपको पता लग रहा होगा, ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बी से लेकर सी तक की डिस्टेंस है हमारे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, समझ आ रही बात। भाई देखो सिमिलरली हमें ये नज़र आ रहा है, एक फोर्स ये लग रहा है सामने, देखो अगर अच्छे से ऑब्जर्व, देखो यहीं पे ऑब्जर्वेशन है, एक फोर्स ये लग रहा है, समझ आ रही बात। अब फॉर्मूला क्या बना है, कोई सा भी एक फोर्स ले लो, चाहे ये वाला फोर्स ले लो, चाहे ये वाला फोर्स ले लो। उन्होंने कहा है फॉर्मूला है वन फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। तो दोनों फोर्सेस की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, ये है, दैट इज बी सी, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये हमें चाहिए, समझ आ गई बात, ओके। अगर यहाँ तक अगर आपको क्लियर आया है तो भाई बता दें, बिल्कुल। अब मैं आगे लेके जा रहा हूँ इस कंसेप्ट को, देखेंगे क्या। अब आगे अगर हम देखें मेरे बच्चों, तो मैं आपको बता रहा हूँ, टॉर्क को जो डिनोट करा जाता है दैट इज़ टाउ, ये टाउ का साइन होता है, दैट इज़ टाउ, ठीक है, उल्टा जे इसको बना देते हैं, तो टाउ आपका ये हो गया। अब वन फोर्स अगर आप देखें तो फोर्स की वैल्यू कितनी है, कोई सा भी फोर्स उठा लो, क्यू ई, और यहाँ पे भी कितना हो गया, क्यू ई, समझ आ रही बात। तो सबसे पहले हम क्या निकालें, देखो फोर्स तो हमारे पास ऑलरेडी है पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू निकाल लेते हैं हम, क्या होगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मैं यहाँ पे निकाल लूँ। तो अगर आप सामने देखेंगे तो आपके पास एक ट्राइंगल नज़र आ रहा है क्या नहीं, सामने एक ट्राइंगल नज़र आ रहा है, और ये ट्राइंगल कुछ इस टाइप से है, समझ आ रही बात। यहाँ पे आपका ए पॉइंट है, यहाँ पे आपका बी पॉइंट है, ये आपका सी पॉइंट है, ये आपका क्या हो गया, एंगल दे रखा है। ये जो टोटल डिस्टेंस है दैट इज़ 2 है। तो अगर मुझे BC चाहिए, अगर मेरे को BC चाहिए तो मैं साइन थीटा ले सकता हूँ। और एक बात ध्यान जरूर रखना, हमेशा मैं देखो साइन थीटा कोस थीटा कैसे याद करता हूँ, थीटा के जस्ट सामने वाला जो होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है,
तो मैं साइन थीटा को परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस ना याद करके ऐसे रखता हूँ फ्रंट अपॉन हाइपोटेन्यूस। जो भी एंगल ले रहे हैं उसके सामने वाला जो फ्रंट है वो देख लो, बस वही आपका परपेंडिकुलर है। तो इसलिए साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस से बेहतर ये है आप फ्रंट अपॉन हाइपोटेन्यूस याद रखें। तो थीटा के सामने वाला आपका ये फ्रंट हो गया, ये आपका हाइपोटेन्यूस हो गया। 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा हाइपोटेन्यूस होता है। तो फ्रंट की अगर मैं बात करूँ तो फ्रंट कितना आ गया आपका मेरे बच्चों, फ्रंट की अगर मैं बात करूँ तो फ्रंट आपका कितना दे रखा है BC, ये आपका फ्रंट हो गया। और हाइपोटेन्यूस कितना है 2 है। तो BC इक्वल टू कितना हो गया मेरे बच्चे, BC इक्वल टू हो गया 2a sin थीटा, 2a sin थीटा दैट इज़ अ BC मीन परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसको आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं 2a sin थीटा। क्लियर है यहाँ तक, आपने मेंशन कर दिया। अब आप टॉर्क की वैल्यू निकाल सकते हो। तो टाउ इक्वल टू 1 फोर्स मान लो, चलो मैंने एक कोई सा ही फोर्स ले लिया, मल्टीप्लाई बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मेरा कितना आया 2a sin थीटा, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब अगर मैं आगे चलूँ तो मेरे पास सामने ही दिखाई दे रहा है कुछ और नई वैल्यू, और वो क्या है मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ। जैसे आप देखें फोर्स की वैल्यू कितनी है, दैट इज़ 2 है। वो QE आप यहाँ पे मेंशन कर दें इक्वल टू 2a sin थीटा। क्लियर बच्चा। अब आप 2 को इसको आगे लिख सकते हैं, a को भी आगे ले सकते हैं। तो इस ये कितना हो जाएगा मेरे बच्चे 2QA, अरे भाई 2a को आप q के साथ ले गए 2QA इंटू E और हो गया आपका साइन थीटा। क्लियर है यहाँ पे, ओके। या फिर टाउ इक्वल टू कितना हो गया मेरे बच्चों P, 2QA इक्वल टू P होता है, मैंने आपको पहले ही बताया है, शुरू में ही बता रहा था, अभी आप आगे भी याद रखिएगा। P इक्वल टू कितना होता है 2QA डाइपोल मोमेंट, मैंने आपको पहले ही बताया था और दोबारा से आप यहाँ पे याद कर सकते हैं। P इक्वल टू 2QA, तो जहाँ पे आपका 2QA था वहाँ पे हमने क्या पुट कर दिया, P पुट कर दिया। E आपका चल ही रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड और साइन थीटा। ठीक है बच्चों, ओके। सो अब आपके पास में ये आ गया किसका फॉर्मूला, दैट इज़ अ फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक टॉर्क। यही फॉर्मूला है किसका, टॉर्क का, यही तो फॉर्मूला है टॉर्क का। तो टाउ इक्वल टू कितना होता है मेरे बच्चे PE साइन थीटा। और याद रखिएगा ये P का मतलब क्या है, P इक्वल टू हो गया क्या, डाइपोल मोमेंट। P इक्वल टू क्या हो गया मेरे बच्चों, P का मतलब क्या है यहाँ पर डाइपोल मोमेंट है। और आपका E का मतलब क्या है, E का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड, E का मतलब क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे थीटा, ये जो एंगल आप देख रहे हैं, ये जो एंगल होता है, ये एंगल होता है मेरे बच्चे किस किस का बीच का, डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का। तो आप लिख सकते हैं एंगल बिटवीन, याद रखिएगा एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट P। समझ आ रही बात, किस किस के बीच का एंगल है, P एंड E के बीच का एंगल है। P और E के बीच के एंगल को ही हम थीटा बोलते हैं। समझ आ रही बात, तो दिस इज द थीटा, दैट इज द एंगल बिटवीन E एंड P। याद रहेगा आगे तक। अच्छा, इसको और वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दैट इज़ अ स्केलर फॉर्म। और एक बात और मैं आपको बताता हूँ, हमेशा याद रखिएगा जो टॉर्क होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी मेरे बच्चे, वेक्टर क्वांटिटी है। अब ये है कैसे, जस्ट लाइक मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ। अगर आप इसे वेक्टर फॉर्म में याद रखेंगे तो आपको एक चीज़ याद होगा, मैं इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखूंगा। आप इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, जैसे आप इसको लिख सकते हैं P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। क्या लिख सकते हैं, P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। कभी भी E वेक्टर क्रॉस P वेक्टर मत लिख देना, ऑलवेज रिटन इन दी फॉर्म ऑफ P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। समझ आ रही बात। अगर देखो मैं ऐसा नहीं कह रहा, टॉर्क एक ऐसा कंसेप्ट है मेरे बच्चे, अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ लिया तो मैग्नेटिज्म में भी इसका डेरिवेशन है, पर वो मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में है। पर है कंसेप्ट वही कि 1 फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर, कंसेप्ट वही लगेगा। अगर ये सेम टू सेम एनालॉजी के बेसिस पे भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है और वहाँ पर आएगा क्या, मैग्नेटिक मोमेंट। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, वहाँ पर आएगा मैग्नेटिक फील्ड। समझ आ रही बात। तो जब आप मैग्नेटिज्म में आएंगे तो सेम टू सेम टॉर्क का फॉर्मूला आएगा, पर टॉर्क का फॉर्मूला आ जाएगा वहाँ पे M वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। तो यहाँ पे जो P का काम है वहाँ पे वो M का काम है, जो यहाँ पे E का काम है वो वहाँ पे B का काम है। इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे B मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे P डाइपोल मोमेंट, वहाँ पे M मैग्नेटिक मोमेंट। तो आप यहाँ पे बहुत ही अच्छे से ध्यान रखिए इस कंसेप्ट पे, बहुत अच्छे से ग्रैबिंग करिए। तो मेरा कहने का मतलब आप समझ गए होंगे आप जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको। सो मेरा समझाने का यहाँ पे आपको एक ही मोटिव है कि आपका ये हो गई स्केलर फॉर्म, स्केलर फॉर्म। ठीक है, अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो ये हो गई आपकी वेक्टर फॉर्म। समझ आ रही बात, तो ये आपका आ गया वेक्टर फॉर्म। सो हमारा फॉर्मूला मिला टाउ इक्वल टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, एक PE साइन थीटा। आप इसको ये बी वेक्टर फॉर्म में, जस्ट लाइक अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैंने कहते हैं डाइपोल मोमेंट जो है आई कैप डायरेक्शन में है। कौन से डायरेक्शन में, आई कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है J कैप डायरेक्शन में है। समझ आ रही बात। तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन आप निकालेंगे, टॉर्क की अगर डायरेक्शन निकालेंगे तो आपको पता है P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर से निकालना पड़ेगा आपको। और आपको पता है P की वैल्यू कौन सी है, आई कैप में, और ये E वेक्टर कौन सा, J कैप में। तो आपको पता होगा I
कैप क्रॉस जे कैप क्या होता है, के कैप। तो डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होगी, मीन टॉर्क की जो डायरेक्शन होगी वो होगी मेरे बच्चे क्या, के कैप में। कौन सी डायरेक्शन में, के कैप, मीन पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में। क्लियर है यहाँ तक, दैट इज अ पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। अब हमें पता लिया। अब इसके कुछ स्पेशल केस आते हैं जो हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ तक ये इसका पूरा डेरिवेशन आ गया, मैंने आपको बता दिया। आप इसको नोट कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। आगे इसके कुछ स्पेशल केस आते हैं। क्या आते हैं स्पेशल केस, आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आप याद रखिएगा और इसके स्पेशल केस मैं आपको बताने वाला हूँ, ध्यान रखें। चलिए स्पेशल केस के बारे में बात कर लेते हैं अब। तो यहाँ पर आप लिखिए स्पेशल केस। तो अब आ जाते हैं मेरे बच्चों इसके स्पेशल केस, देखते हैं हम क्या है स्पेशल केस। तो स्पेशल केस क्या है, पहला स्पेशल केस क्या आता है मैं आपको बताता हूँ। अगर मान लो आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ आ रही बात, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है जैसे आप देख रहे हैं, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आपकी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ गई और आपने डाइपोल मोमेंट भी इलेक्ट्रिक डाइपोल भी ले लिया। इलेक्ट्रिक डाइपोल आपने ऐसा रखा, ये आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा मेरे बच्चे। इधर रखा आपने लाइक पॉजिटिव, वहाँ लाइक एक मिनट, इधर रखा मान लो नेगेटिव चार्ज, इधर रखा आपने पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है मेरे बच्चे। अगर आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, आप खुद सोचिए तो इस डायरेक्शन में क्या होगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में तो इधर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, हाँ या ना। और इस डायरेक्शन में क्या होगा मेरे बच्चों, नेगेटिव चार्ज होगा। इसीलिए तो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, हाँ या ना, क्योंकि आपके पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ को इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कि नहीं होता, ऑब्वियसली यही होता है। तो अब आप ये बताइए मेरे बच्चे, खुद सोचिए इस नेगेटिव चार्ज पर किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा, इधर की डायरेक्शन में, और इस पॉजिटिव चार्ज पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगा होगा, इधर इस डायरेक्शन में। अब आपसे मेरा ये क्वेश्चन है कि ये मेरा इलेक्ट्रिक डाइपोल आ गया, ये मेरा इलेक्ट्रिक डाइपोल है। अब इस इलेक्ट्रिक डाइपोल में अब आप खुद सोच के मेरे को जवाब दीजिए, इस इधर एक फोर्स लग रहा है, इधर एक फोर्स लग रहा है, इधर भी क्यू ई लग रहा होगा फोर्स और इधर भी क्यू ई फोर्स लग रहा होगा। क्या इसके अंदर टॉर्क आ सकता है, क्या इसके अंदर, लाइक ये मेरे पास पेन है, देख रहे हैं आप पेन, अगर मैं इस पेन को ऐसे करके खींचूं तो क्या कोई टॉर्क आ जाएगा, एंगल ही नहीं। अगर ये ऐसे होता, इधर को एक फोर्स लग रहा है, इधर को एक फोर्स है, तो भाई घूम जाता है अबाउट अ सेंटर जिस भी पॉइंट का अबाउट आप निकालना चाह रहे हैं टॉर्क, उसके अबाउट ये घूम जाता। अब आप ये बताइए क्या ये घूम पाएगा, हाँ और ना में जवाब नहीं है, तो आंसर आता है नो। क्यों, क्योंकि जो लगने वाले फोर्स हैं, कहीं भी जब लगने वाले जो फोर्स हों वो सेम लाइन ऑफ एक्शन पे हों। सेम लाइन ऑफ एक्शन मतलब दोनों की लगने वाली जो लाइन हो, दोनों फोर्स की लगने वाली जो लाइन हो, जिस लाइन पे फोर्स लग रहे हैं वो दोनों की दोनों सेम हो। अगर आप नीचे वाले केस को अगर आप कंसीडर करें तो एक फोर्स इस लाइन पे लग रहा है, दूसरा फोर्स इस लाइन पे लग रहा है, तो क्या होगा, टॉर्क आ जाएगा, रोटेशन आ जाएगा। समझ आ रही बात। पर यहाँ पर रोटेशन नहीं आएगा। जब रोटेशन नहीं आएगा तो भैया घूमेगी नहीं बॉडी। तो इस वाले केस को बोलते हैं केस नंबर 1। जैसे मैंने आपको बोला, ये जो केस आपका 1 है, इस केस के लिए आप लिख सकते हैं केस 1, इसको हम बोलते हैं केस 1, और इसको हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, बॉडी आपसे कभी कभी क्वेश्चन ये आ जाए। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा, अब आप देखें डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी ये है पी की और इलेक्ट्रिक फील्ड की ये है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना बन रहा है, थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0। तो याद ध्यान रखना, स्टेबल इक्विलिब्रियम कब आता है, जब थीटा की वैल्यू 0 हो। जब थीटा किस किस के बीच का, पी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल अगर 0 है, तो आपका जो डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा वो कायम है स्टेबल इक्विलिब्रियम, और उसके अंदर टॉर्क 0 है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा, हमेशा कभी भी हम किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर फोर्स की वैल्यू हमेशा 0 रहती है। अगर आप इस वाले केस को देख लो, चाहें इस वाले केस को भी देखेंगे तो एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, दूसरा फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, और दोनों का अमाउंट सेम है। अगर मैं पूछूं नेट फोर्स कितना होगा इस पे डाइपोल पे, तो आप लाएंगे, आपका आंसर क्या होगा, 0। समझ आ रही बात। और सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अगर एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है आपका, दूसरा फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो नेट फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, नेट फोर्स हो जाएगा आपका 0। तो दोनों ही केस में आपका कंडीशन कितनी है, 0 बन रही है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि whenever we have put the electric dipole in a uniform electric field, if a uniform electric field is there, अगर कंसेप्ट क्या कह रहा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो एफ नेट की वैल्यू ऑलवेज 0 रहेगी, एफ नेट इज ऑलवेज 0। पर टाउ नेट आपका 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। 0 कब हो सकता है, जैसे कि ये केस है, केस नंबर 1, जिसमें थीटा आपका 0 है, थीटा आपको 0 दिखाई दे रहा होगा आपको। तो थीटा अगर आपका 0 है, जिसमें स्टेबल इक्विलिब्रियम सेटअप हो रहा है, तो इस केस में एफ नेट भी 0 है, टाउ नेट भी 0 है।
चाहे आप फॉर्मूला लगा लो, फॉर्मूला अगर आप लगाया आपने, फॉर्मूला है आपका पी साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू 0। और अगर हम साइन यहाँ पे 0 रखेंगे तो टाउ कितना आ जाएगा, साइन 0 की वैल्यू 0, जिसको ये पूरा का पूरा 0 कर देगा। तो इसको बोलते हैं हम स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी ऊपर लेके जाएंगे, मान लो आप ऊपर ले गए इस डाइपोल को, थोड़ा सा ऊपर ले गए, तो फिर भी क्या होगा, ये नीचे ले आएगा, अट्रैक्शन करके फिर से वही कहानी। तो इसलिए ये घूम ही नहीं पाएगा अपनी कंडीशन से। और सेकेंड केस अगर हम करें, केस नंबर 2 अगर हम बनाएं, केस नंबर 2 बनाएं, तो केस नंबर 2 इसका हो रहा था, और केस नंबर 2 को बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब अनस्टेबल कैसा आता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, अनस्टेबल का ध्यान रखिएगा, कुछ इसमें कोई चेंज नहीं है ज़्यादा बड़ा, बस इतना है, जहाँ पे लास्ट टाइम मान लो ये आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मान लो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, तो ये सारे केस याद रखिएगा, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, और आपने जो डाइपोल मोमेंट रखा है वो ऐसे रखा है कि इस डायरेक्शन में क्या आ जाए आपका पॉजिटिव, और इस डायरेक्शन में क्या आ जाए आपका नेगेटिव। तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, अब इस केस में कैसे फोर्स लग रहा होगा, अगर आपसे पूछा जाए कि इस डायरेक्शन में क्या फोर्स लग रहा होगा, तो इस डायरेक्शन में जो फोर्स की डायरेक्शन है तो पॉजिटिव, क्योंकि इस डायरेक्शन में पॉजिटिव है आपको पता है, और इस डायरेक्शन में क्या है, नेगेटिव। तो पॉजिटिव चार्ज पे लगने वाला फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, नेगेटिव चार्ज पे लगने वाला फोर्स इस डायरेक्शन, रिपल्सन लगेगा भाई, पॉजिटिव को रिपल करेगा, नेगेटिव को रिपल करेगा, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट। क्या यहाँ पे जो लगने वाला फोर्स है वो कुछ इस टाइप से है, आपसे अगर मैं पूछूं कि इस डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स है, इस डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स है, भाई एक दूसरे के जस्ट अपोजिट लग रहे हैं, काहे पे लग रहे हैं, सेम लाइन ऑफ एक्शन पे, काहे पे, सेम लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन जो है सेम है। क्या इस केस में क्या आपका टॉर्क होगा, क्या फोर्स 0 इस केस में, मैंने जैसे बताया वो तो आप याद ही रखिए कि इफ़ अ डाइपोल पुट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देन एफ नेट इज ऑलवेज 0। किसी भी केस में किसी भी एंगल पर अगर हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर डाइपोल को रखते हैं, एफ नेट 0 होगा। क्या इसमें टाउ नेट भी 0 होगा, ऑब्वियसली होगा, टाउ नेट की वैल्यू भी 0 होगी, क्यों, क्योंकि लगने वाला फोर्स सेम लाइन ऑफ एक्शन पे लगा हुआ है। और आप अगर देखें तो एंगल कितना बन रहा है इस केस में, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में थीटा की वैल्यू कितनी बन रही है, 180 डिग्री। अरे भाई समझ रहे हैं ना, कितना एंगल बन रहा होगा, 180 डिग्री। क्यों बन रहा होगा 180 डिग्री, आप खुद सोचो। 180 डिग्री ऐसे बन रहा है क्योंकि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये है और इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ये है। अरे भाई डाइपोल मोमेंट इधर जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, दोनों के बीच में एंगल कितना हो रहा है, 180 डिग्री। समझ आ रही बात। तो इसलिए आप ये ध्यान रखिएगा कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में एफ नेट 0, टाउ नेट भी 0, पर थीटा की वैल्यू कितनी है, 180। पर यहाँ पे इसको अनस्टेबल क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि फोर्स ऐसे लग रहा है एक दूसरे के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, लाइक दिस, ऐसे करके। अगर हम जैसे ही क्या करेंगे, अगर हमारा जरा सा भी हाथ मुड़ा तो पूरा का पूरा रोटेशन आ जाएगा। पर अगर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में लगे तो फोर्स एक दूसरे के जस्ट ऐसे लग रहे हैं अपोजिट। अगर हमारा हाथ अगर ना भी, अगर थोड़ा बहुत ऊपर हुआ भी तो कहानी वहीं रहेगी। समझ आ रही बात। तो दोनों में बड़ा ही केस में डिफरेंस है, याद रखिएगा। स्टेबल इक्विलिब्रियम 0 डिग्री पे जब दोनों इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन हो। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब मिलेगा, जब थीटा की वैल्यू 180 हो और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो। तीसरा केस एक और आ जाता है, जिस केस में हमारा केस नंबर 3 अगर मैं बात करूँ तो केस नंबर 3 में क्या होता है मेरे बच्चों, मैं अगर केस 3 की बात करूं, जिस केस में क्या होगा, सबसे ज़्यादा आपको टॉर्क मिलेगा, केस 3, केस 3। तो केस 3 में क्या होता है, टॉर्क की वैल्यू सबसे ज़्यादा मिलती है, और ये कब हो जाए, जब थीटा की वैल्यू 90 हो। क्योंकि आपको पता है टाउ का अगर हम केस देखें तो टाउ इक्वल टू क्या है, पी ई साइन थीटा है, और थीटा में साइन में सबसे बड़ी वैल्यू कब मिलती है, जब थीटा की वैल्यू कितने के बराबर हो, 90 डिग्री के बराबर हो। तो ये बात ध्यान रखिएगा। अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इस केस में दे रखा है, ये अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, याद रखिएगा, ये अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पे अगर मैंने नेगेटिव चार्ज लिया और यहाँ पे मैंने पॉजिटिव चार्ज लिया, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन आप खुद कहेंगे नेगेटिव से पॉजिटिव, मतलब ये डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की, और ये आ गई आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की। दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है इस टाइम, 90 डिग्री। अब आप ये बताइए इस पॉजिटिव पे किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा हो, इधर, क्योंकि इधर क्या है, ओ सॉरी, इस डायरेक्शन में क्या है, अगर आप देखें इस पॉजिटिव पे, क्योंकि इधर नेगेटिव चार्ज है और इधर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पॉजिटिव चार्ज पे प्लस क्यू चार्ज पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इस डायरेक्शन में, और इस नेगेटिव पे किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में। तो क्या इस बार रोटेशन आएगा, टॉर्क आएगा, ऑब्वियसली आएगा, और वो टॉर्क की वैल्यू सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होगी, क्योंकि इस केस में लगने वाला जो फोर्स है वो सेम लाइन ऑफ एक्शन पर नहीं लग रहा, एक इस डायरेक्शन में लग रहा है यहाँ पे, एक इस लाइन पे लग रहा है यहाँ पे। क्या वो सेम लाइन ऑफ एक्शन में, क्या यहाँ पे टॉर्क आएगा, तो आंसर है यस आएगा। और कैसा होगा वो टॉर्क, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होगा।
तो दैट इज़ द कंडीशन नंबर थर्ड कि इफ़ अ एंगल इज़ 90 डिग्री देन द टॉर्क एक्टिंग ऑन दी डाइपोल विल बी मैक्सिमम। और जो टॉर्क की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी बेटा, पी ई साइन 90 रखोगे तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो टॉर्क हो गया कितना हमारा पी ई। समझ आ रही बात सभी को, आई होप तो यहाँ तक क्लियर है। इससे ऊपर वाले केस में फोर्स भी जीरो, टॉर्क भी जीरो, पर इस केस में क्या टॉर्क जीरो होगा, तो कंडीशन है टॉर्क जीरो नहीं होगा। क्या इस कंडीशन में फोर्स जीरो होगा? ऑब्वियसली होगा, क्योंकि जितना फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है इतना ही फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। सो दैट इज़ द ऑल अबाउट टू बी द केस। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिए, यहाँ पे मैं कुछ और पॉइंट बता रहा हूँ और वो हमेशा ज़्यादातर पूछे जाते हैं कि आप ये बताइए कि अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को, ये याद रखिए, पॉइंट टू बी नोटेड डाउन, कि इफ़ अ इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड व्हाट विल हैपन, टॉर्क इज ऑलवेज जीरो? नो, टॉर्क जीरो हो भी सकता है अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है, टॉर्क जीरो नहीं भी हो सकता और हो भी सकता है। दोनों केस मैंने आपको बता दिया, ऊपर जीरो और 180 है तो टॉर्क जीरो होगा, 90 है या फिर कोई बीच का एंगल, टॉर्क जीरो नहीं होगा। क्या फोर्स हमेशा जीरो होगा? तो ये बात ध्यान रखना है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो एफ नेट की वैल्यू तो ऑलवेज ज़ीरो होगी और टाउ नेट जीरो भी हो सकता है और जीरो नहीं भी हो सकता। किसके ऊपर डिपेंड करती है जी बातें? ये बातें डिपेंड करती है एंगल के ऊपर। पर अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो एफ नेट की वैल्यू भी जीरो के बराबर नहीं होगी, ठीक है, याद रखना, और टाउ नेट की वैल्यू भी ज़ीरो के बराबर नहीं होगी, ये बात ध्यान रखेंगे। इफ़ अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ देयर, तो आपका क्या क्या हो सकता है, याद रखिएगा, ना ही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइक इलेक्ट्रिक फोर्स जीरो होगा, ना ही टॉर्क जीरो होगा, याद रखेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टू टुडेज़ वीडियो, और पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर, और